नमस्कार, मैं प्रतीक मित्तल और मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है एनसीईआरटी क्लास 11th पॉलिटी का चैप्टर नंबर 8, दैट इज़ लोकल गवर्नमेंट्स। देखिए, लोकल गवर्नमेंट में क्या है कि गवर्नमेंट हमारे यहाँ पे हम लोग जो आम तौर पे देखते हैं, इस सेंट्रल लेवल पे है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट है, और लोकल लेवल पे यानी कि हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या कि हमारे जो है टाउन के लेवल पे या हमारे गांव यानी विलेज के लेवल पे भी गवर्नमेंट बॉडीज़ होती हैं। गवर्नमेंट बॉडीज़ का मतलब है ऐसी बॉडीज़ जिनको गवर्नेंस करने का राइट कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। गवर्नेंस के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट्स आ सकते हैं, जैसे रोड्स आ सकते हैं, एजुकेशन आ सकता है, हेल्थ एंड सैनिटेशन आ सकता है, ठीक है, अपने आसपास का फॉरेस्ट एरिया का कंजर्वेशन आ सकता है, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड शायद कुछ आ सके, ड्रेनेज वगैरह आ सकता है ना, एजुकेशन है, हॉस्पिटल्स हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं। ये सब चीज़ें जो हैं वो लोकल गवर्नेंस में आ सकती हैं। तो एक एक करके हम लोग इनको देखेंगे, है ना। सो यहाँ से एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर नंबर 8 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, लोकल बॉडीज़, लोकल गवर्नमेंट्स, ठीक है। अब देखो, इसको मैं थोड़ा सा दिखाता चला जाऊंगा और साथ साथ जो है हम लोग उसको करते जाएंगे। अलग से मैं कुछ भी इसमें अभी लिखूंगा नहीं, जो भी लिखना होगा मुझे यहीं पे लिखूंगा, ठीक है। जो आपकी बुक है उसमें ही लिखूंगा। इन अ डेमोक्रेसी इट इज़ नॉट सफिशिएंट टू हैव इलेक्टेड गवर्नमेंट, यही इसने बताया स्टार्टिंग में कि कोई ज़्यादा, यही केवल इम्पोर्टेंट नहीं है कि केवल सेंटर में हो या स्टेट में हो, यानी कि यहाँ पे इसने बोला है सेंटर और स्टेट, बल्कि इसके अलावा लोकल यानी कि जैसा मैंने बताया ज़िले के लेवल पे, मेरे कस्बे यानी टाउन के लेवल पे, या मेरे गांव या विलेज के लेवल पे भी गवर्नमेंट बॉडीज़ गवर्नेंस होनी चाहिए, और वो इलेक्टेड गवर्नमेंट होनी चाहिए। इलेक्टेड गवर्नमेंट, चुनी हुई सरकार मेरे गांव की भी होनी चाहिए, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, किस लेवल पे उनके अलग अलग नाम होते हैं, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है ना। ये हो गया। इसमें दो बड़े बड़े अमेंडमेंट्स की बात इस चैप्टर में आएगी। दो बड़े अमेंडमेंट्स यानी संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में दो बड़े अमेंडमेंट्स किए गए थे। एक तो 73rd अमेंडमेंट और एक 74वां यानी 74th अमेंडमेंट, जिनसे रूरल अर्बन बॉडीज, रूरल गवर्नमेंट बॉडीज, रूरल गवर्नेंस या रूरल इलेक्टेड गवर्नेंस, और यहाँ पर अर्बन अर्बन लोकल बॉडीज, अर्बन लोकल बॉडीज, और यहाँ पर है हमारे पास में रूरल गवर्नेंस, या फिर इसको हम कट करके कर सकते हैं लोकल, रूरल लोकल बॉडीज। ये इन दोनों अमेंडमेंट से कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किए गए थे, और इंक्लूड करके इनकी सेट गाइडलाइंस और सेट रूल्स बना दिए गए थे, जिसे हर स्टेट को मानना था, ठीक है। पहले क्या होता था, इसमें आगे इस चैप्टर में बढ़ेंगे तो आपको चीज़ें बताऊंगा। इसमें इन्होंने दो महिलाओं की बात बताई है, दो लेडीज़ की बात बताई है जो अपने गांव से चुन के आई। उन्होंने लोकल लेवल का चुनाव लड़ा, यानी कि जैसे गीता राठौड़ की बात करिए जो जमुनिया तालाब ग्राम पंचायत में वो सरपंच के पद पे चुनी गई 1995 में, ठीक है ना। और उसके बाद इन्होंने अच्छा काम किया तो 2000 में दोबारा इनको चुन के इनके गांव वालों ने सरपंच बनाया, ठीक है। और इस बार एक नॉन रिजर्व्ड सीट से बनाया, पहले रिजर्व्ड सीट से थी शायद
ये रिजर्व सीट जो थी ये मे बी महिलाओं के लिए रिजर्व होगी या SC ST के लिए रिजर्व होगी। जिनके लिए भी ये रिजर्व थी वहाँ से चुन के आई थी 1995 में, 2000 में फिर से आई। ये हाउसवाइफ थी और इन्होंने बढ़िया लीडरशिप क्वालिटी अपनी दिखाई और पॉलिटिकल दूरदर्शिता यानी राजनीतिक दूरदर्शिता, पॉलिटिकल फार साइटेडनेस दिखाया। और इन्होंने बहुत अच्छे काम वहाँ पर करे, जैसे कि कलेक्टिव एनर्जी, ये हार्नेस द कलेक्टिव एनर्जी ऑफ द पंचायत, वाटर टैंक्स को रिनोवेट कराया, स्कूल की बिल्डिंग बनवाई, विलेज की रोड्स बनवाए, डोमेस्टिक वायलेंस और जो भी ये समझो मारपीट हो रही थी लेडीज़ के साथ में या फिर अत्याचार उनको घर के अंदर किया जा रहा था वुमेन अगेंस्ट वुमेन, उसको उन्होंने जो है वो ख़त्म करा और या फिर कंट्रोल किया, कम किया, ठीक है। और एफोरेस्टेशन यानी जंगल को बढ़ावा दिया, वाटर का मैनेजमेंट सुधारा अपने गांव में। तो ये जो चीज़ें हैं ये सारी की सारी गीता राठौर ने किया। तो गीता राठौर जी का एक एग्जाम्पल से इस चैप्टर की शुरुआत होती है। गीता राठौर, ठीक, ये हो गया। इसके बाद में एक और वुमेन अचीवर, एक और महिला हैं जिन्होंने अच्छा काम करके दिखाया लोकल लेवल पे। ये भी सरपंच रही ग्राम पंचायत की, वेंगई वासल विलेज, तमिलनाडु के अंदर। वेंगई वसल विलेज से ये सरपंच बनी 1997, 1997 में तमिलनाडु गवर्नमेंट अलॉटेड 2 हेक्टेयर। इन्होंने क्या किया कि लैंड जो है 2 हेक्टेयर की लैंड तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अलॉट करी जो ग्राम पंचायत की ज़मीन से बिल्कुल लगी हुई थी। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने ये ऑर्डर कर दिया कांचीपुरम के कि ग्राम पंचायत जो है वो टू पास रेजोल्यूशन एंडोर्सिंग द अलॉटमेंट ऑफ द सेड लैंड फॉर पर्पस ऑफ ऑलरेडी डिसाइडेड। तो जो ग्राम पंचायत को ये कहा गया डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के द्वारा कि भाई आप जो है ये लैंड जो है आपकी, ये इनको जो है दे दीजिए, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं उनको अलॉट करिए गवर्नमेंट ने 71 ऑफिसर्स को, उसमें ये लैंड चली जाएगी। और लैंड को एक्वायर करने के लिए कलेक्टर ने ऑर्डर कर दिया। वो लैंड एक्चुअली में गांव की थी, गांव की पंचायत की लैंड थी। तो वो बिना गांव की मर्जी के, बिना पंचायत के सरपंच के अप्रूवल के, लोगों के अप्रूवल के, ग्राम सभा के अप्रूवल के कोई भी DM, कोई कलेक्टर, कोई अथॉरिटी नहीं ले सकती, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में राइट दिया हुआ है। तो इन्होंने, ये लेडी थी, इन्होंने उस चीज़ को, अपने राइट को एक्सरसाइज किया और कोर्ट में चली गई कलेक्टर के खिलाफ। और उस कोर्ट में जाके मद्रास हाई कोर्ट से इन्होंने ऑर्डर पास कराया। सिंगल जज बेंच ने तो, मद्रास हाई कोर्ट का जो सिंगल जज बेंच था, उन्होंने तो इनके प्ली को जो है वो खारिज कर दिया और कलेक्टर के डिसीजन को सही समझाया, ठीक है। जो मद्रास हाई कोर्ट का, सॉरी, जो ये जो है पहले डिवीजन बेंच में गई थी, ठीक है, वहाँ पे सिंगल जज का बेंच था। The panchayat appealed to the division bench against the single judge's order. In its order, division bench reversed the order. देखिए, जब इन्होंने हाई कोर्ट में गए तो सिंगल जज जो पहले थे उन्होंने क्या कहा, सिंगल जज ने ये बोला कि भाई आपका कोई इसमें राइट नहीं है, जो कलेक्टर ने ऑर्डर किया है ज़मीन लेने के लिए वो ज़मीन आपसे ली जा सकती है आपके कंसेंट की, यानी जो जो सरपंच है या फिर ग्राम सभा है या पंचायत के सरपंच हैं उनसे कंसेंट की कोई रिक्वायरमेंट, कंसेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन जब इन्होंने फर्दर अपील करी डिवीज़न बेंच में, डिवीज़न बेंच ने इस ऑर्डर को रिवर्स कर दिया और बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि बिना पंचायत के परमिशन के गांव की ज़मीन कलेक्टर नहीं ले सकते, किसी भी गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को किसी भी चीज़ के लिए सरकार इस्तेमाल नहीं कर सकती विदाउट द कंसेंट ऑफ विलेज अथॉरिटीज़। तो इसलिए इनकी जो है इस डिसीज़न मेकिंग में बहुत बड़ी भूमिका रही और ये बेहतरीन इन्होंने काम करके दिखाया, ठीक है ना। तो ये जो है ये 2 एग्जाम्पल से विलेज अथॉरिटीज़, ये 2 एग्जाम्पल से
जो है वो स्टार्ट होता है चैप्टर, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बताया है कि बोथ दीज स्टोरीज आर नॉट आइसोलेटेड इंसिडेंट्स, इस तरह के बहुत सारे काम पहले भी हुए हैं, ठीक है ना। उसके बाद लोकल गवर्नमेंट्स के बारे में कुछ चीज़ें बताई गई हैं, है ना, जो इन्होंने प्रोएक्टिव रोल प्ले किया, ठीक है। अब क्या है कि इस पैराग्राफ को थोड़ा सा देख लेते हैं। इट इज़ नेसेसरी दैट इन डेमोक्रेसी tasks which can be performed locally should be left in the hands of the local people and their representatives. देखिए, जो लोकल लोग होते हैं, जो गांव के लोग हैं या एक ज़िले में रहने वाले या एक कस्बे में रहने वाले वो लोग हैं, वो अपने नियरेस्ट जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो चुने हुए लोग हैं, जो उनके करीब रहते हैं, जिनसे वो मिल सकते हैं, अपनी शिकायत कर सकते हैं, अपने काम करवाने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, एप्लीकेशन दे सकते हैं, वो उन पे सबसे पहले अप्रोचेबल हैं, वो उनके पास सबसे पहले जाएंगे। इसलिए जो काम लोकल लेवल पे हो सकते हैं उसके लिए लोकल गवर्नमेंट बनानी ज़रूरी है। और यही लोकल गवर्नमेंट जो है ना, ये दो तरीके से बनती है। एक तो होती है विलेज लेवल पे, ये सॉरी तीन तीन इसके वो हैं, एक विलेज हो गया, एक हो गया तालुका, तालुका या फिर डिवीज़न बोल सकते हैं, या वो अपने कस्बा टाउन के लेवल पे, और एक हो गया है आपका सिटीज़ के लेवल पे। ये तीन लेवल पे लोकल गवर्नमेंट फॉर्म होती है, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट तो हैं ही, मगर वो सीधे कॉमन लोगों के लिए अप्रोचेबल नहीं हो पाती है। भले ही चुने हुए लोग वहाँ भेजे जाते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स वहाँ जाते हैं, लेकिन वो लोकल लोगों के लिए डायरेक्टली अप्रोचेबल नहीं हो पाती है, जो हर कॉमन मैन के लिए अप्रोचेबल नहीं है इतनी आसानी से अपने काम करवाने के लिए, जो कि लोकल लेवल के काम है। जैसे गांव की कोई सड़क बननी है, कोई स्कूल है, कोई हॉस्पिटल है, कोई कोई इस तरह का काम है। तो वो ज़रूरी नहीं कि आपकी जो सुनवाई है वो बिल्कुल जो है आपके चुने हुए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तक पहुंच जाए, ठीक है। तो इस कारण से जो है हमें लोकल लेवल पे गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है, ये इसमें बताया गया है, ठीक है। देयर डे टू डे लाइफ के काम में हमें लोकल गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट। दस स्ट्रेंथनिंग द लोकल गवर्नमेंट इज लाइक स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेटिक प्रोसेस। तो प्रजातंत्र को मजबूत करने के लिए लोकल गवर्नमेंट होनी ही चाहिए, ये है। उसके बाद इसमें कुछ हिस्ट्री बताई गई है कि कहाँ से ये स्टार्ट हुई थी लोकल गवर्नमेंट, और कहाँ तक ये आई है, कहाँ तक पहुँच पाई है, ठीक है। तो ये है, इसमें देखेंगे इट इज़ बिलीव दैट द सेल्फ गवर्निंग विलेज कम्युनिटीज एग्जिस्टेड। ये बताया गया कि भाई बहुत पहले से, काफ़ी पहले से, 100 200 300 या उससे भी ज़्यादा सालों से जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, लोकल कम्युनिटीज़ हैं, वो अपने आप को मैनेज करती आ रही हैं किसी ना किसी इलेक्टेड मेंबर के थ्रू या किसी एक पर्टिकुलर सिस्टम के थ्रू, ठीक है। और एंशंट जो हमारी हिस्ट्री है उसमें भी सभाज, ये जो सभा वर्ड है, सभा, इसका जिक्र है। यानी कि गांव के लेवल पे एक सभा होती थी और एक सभा को हेड करने वाला कोई एक हेड होता था गांव का, ठीक है, जिसे हम विलेज असेंबली वगैरह भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये पंचायत के नाम से होने लगी रिसेंट टाइम्स में, ठीक है। अब इसको ट्रेस करते हैं हम इसको, जहाँ से ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया में थी। लॉर्ड रिपन, ठीक है, 1882 के बाद लॉर्ड रिपन हु वाज द वाइसराय ऑफ इंडिया एट दैट टाइम टुक द इनिशिएटिव इन क्रिएटिंग दिस बॉडी। लॉर्ड रिपन जो थे उस समय वाइसराय थे इंडिया के 1882 के बाद। दे वर कॉल्ड लोकल बोर्ड्स, उस समय उनको लोकल बोर्ड्स कहा जाता था। हाउएवर ड्यू टू स्लो प्रोग्रेस इन दिस रिगार्ड द इंडियन नेशनल कांग्रेस अर्ज द गवर्नमेंट टू टेक नेसेसरी स्टेप्स। इसमें बहुत धीमी जो है रफ्तार से काम हो रहा था, इसलिए जो कांग्रेस थी उस समय, उन्होंने गवर्नमेंट से कहा कि आप कुछ ज़रूरी कदम उठाएं जिससे कि लोकल बॉडीज़ ज़्यादा इफेक्टिवली फॉर्म हो सके, ठीक है। फॉलोइंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 विलेज पंचायत्स वर एस्टैब्लिश्ड इन अ नंबर ऑफ प्रोविंसेस, ठीक है। दिस ट्रेंड कंटिन्यूड आफ्टर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो 1919 के बाद कुछ विलेज पंचायत इस्टेब्लिश्ड हुई कुछ स्टेट्स में, कुछ राज्यों में, और ये ट्रेंड कंटिन्यू रहा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बाद भी,
यानी कि विलेज पंचायत बनना तभी शुरू हो गई थी और उसके बाद भी बनती रही। महात्मा गांधी का भी बहुत बड़ा इसमें उनका ड्रीम था कि जो ज़्यादा से ज़्यादा पावर का जो है वो डिसेंट्रलाइजेशन हो, पावर डिसेंट्रलाइजेशन, जिससे कि क्या होगा कि लोकल लोग अपने ऊपर सेल्फ डिपेंडेंट रहेंगे, उनके पास अपना खुद का बजट रहेगा, गांव का, कस्बे का, शहर का बजट रहेगा और वो अपने काम करा पाएंगे, उनको सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं होगी। ठीक है, उनकी पावर्स रहेंगी अपनी, उनके पास फाइनेंशियल बजट भी रहेगा और उनके काम होते रहेंगे, तो डेवलपमेंट जो पूरे कंट्री में अपने आप होता चला जाएगा। ये उनका विजन था महात्मा गांधी का कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर। पॉलिटिकल पावर जो है, ये पावर दो तरह से उन्होंने बोला था, पॉलिटिकल भी डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, यानी केंद्र ना हो, केंद्रित ना हो, बिखरी हुई पावर हो, यानी हर छोटे छोटे एरिया में अपनी पावर उस एरिया के पास हो, जिससे वो अपने काम अपने सहूलियत के हिसाब से करा सके। पॉलिटिकल भी चाहिए और इकोनॉमिकल भी, यानी कि जो राज्य की पावर होती है, राजनीतिक पावर भी चाहिए और साथ साथ पैसा भी चाहिए। ठीक है ना, तो ये जो दो बातें थी उसमें। पंचायत को उस समय देखा जा रहा था ऐसे जैसे कि वो डिसेंट्रलाइजेशन के इंस्ट्रूमेंट्स हों और ये महात्मा गांधी का जो काम है ये अच्छा रूप ले सके। ठीक है, तो ये चीज़ है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रिपेयर्ड द सब्जेक्ट ऑफ लोकल गवर्नमेंट वाज असाइंड टू द स्टेट्स, इट वाज आल्सो मेंशन्ड इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। ठीक है, जब कॉन्स्टिट्यूशन आपका प्रिपेयर हुआ तो जो लोकल गवर्नमेंट का जो सब्जेक्ट है वो स्टेट्स को दे दिया गया, स्टेट्स के हाथ में पावर दे दिया गया कि आप अपने यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट को बनाएं, लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम डेवलप करें। और वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में डाला गया, यानी कि वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं स्टेट पॉलिसी के, वो कोई बाइंडिंग नहीं है, वो आपको डायरेक्शंस हैं, आपके लिए एक कंस्ट्रक्टिव सुझाव हैं आपके राज्य को बेहतर करने के लिए, मगर वो आपके ऊपर बाइंडिंग नहीं है। कुछ राज्य कर सकते हैं, हो सकता है कुछ ना भी करें। ठीक है ना, तो क्या हुआ उस चक्कर में गड़बड़ रही काफ़ी। ठीक है, इनिशियली क्या हुआ कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना और वो उससे जस्ट पहले पार्टीशन भी हुआ इंडिया का, उसमें बहुत लोग मारे गए, वो सब हुआ। फर्स्टली द टर्मोइल ड्यू टू पार्टीशन रिजल्टेड इन अ स्ट्रॉन्ग यूनिटरी इंक्लिनेशन, यानी पहले कंट्री को यूनाइट करना ज़रूरी था। जब यूनाइट होगी तभी आगे की प्रोग्रेस की बात करेंगे। जब यूनाइट ही नहीं है, विघटन हो जाएगा, छोटे छोटे घटकों में टूट जाएगी कंट्री, तो फिर क्या किस लोकल गवर्नमेंट की हम बात करेंगे? फिर तो हर एरिया अपने अलग उसकी मांग करेगा। लेकिन यूनिटी पहले लानी थी, इसलिए बहुत ज़्यादा ज़ोर स्टार्टिंग में नहीं दिया गया, ना ही नेहरू जी के द्वारा, ना डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा, क्योंकि अंबेडकर साहब का ये कहना था कि भाई अभी इंडिया आज़ाद हुआ है और कास्ट सिस्टम जो है इतना ज़्यादा है रूरल इंडिया के अंदर कि अगर वो दे दिया गया, हमने वहाँ लोकल गवर्नमेंट्स फॉर्म करवा दी, तो वो ज़्यादातर अपर कास्ट, या कहने का मतलब है कि जो कास्ट पावरफुल हैं वो उसको ऑक्यूपाई कर लेंगी पोजीशंस को, और फिर वो जो उसका पर्पस है वो डिफीट हो जाएगा। तो पर्पस क्या था कि काम हो, लोगों को सहूलियत मिले, लोकल एक्सेस हो रिसोर्सेज की, और पावर जो है वो पॉलिटिकल भी हो, लोकली अवेलेबल हो, पॉलिटिकल पावर भी हो लोकल लोगों के पास में, और इकोनॉमिकल यानी कि पैसे की पावर भी होनी चाहिए, अपने काम कराने के लिए पैसा भी अवेलेबल होना चाहिए फंड्स के तौर पे, बजट के तौर पे। मगर क्योंकि रूरल इंडिया में कास्टिज्म बहुत ज़्यादा था और अर्बन में भी है, अभी भी है, तो उस कारण अम्बेडकर साहब ने कहा कि अभी थोड़ा सा रुक जाते हैं इसमें, और लोकल गवर्नमेंट का जो बड़ा पर्पस है हमारा वो शायद फेल हो जाएगा, क्योंकि अभी अभी इंडिया आज़ाद हुआ है और कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, रूट्स में है, जड़ों में घुसा हुआ है। इसलिए उस समय बहुत ज़्यादा इस पे लोकल गवर्नमेंट की फॉर्मेशन पे ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन किसी ने मना भी नहीं किया था, काम चल ही रहा था। ठीक है, अब देखो लोकल गवर्नमेंट्स इन इंडिपेंडेंट इंडिया, देखो सबसे पहला जो राज्य था वो मेरे ख्याल से गुजरात और महाराष्ट्र थे, जिन्होंने लोकल गवर्नमेंट्स जो हैं वो इलेक्टेड लोकल बॉडीज़
अराउंड 1960। भाई 47 में इंडिया आज़ाद हुआ था, 1947 में, ठीक है। और 1960 में यहाँ लोकल बॉडीज़ और उनके इलेक्शंस भी हो गए थे, ठीक है। इससे पहले की अगर बात करें तो फर्स्ट इन लाइन वॉज द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम इन 1952। 1952 का जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम था विच सॉट टू प्रमोट पीपल्स पार्टिसिपेशन इन लोकल डेवलपमेंट इन रेंज ऑफ एक्टिविटीज। तो उसमें क्या था कि भाई लोगों को अलग अलग डेवलपमेंट की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए इनकरेज करा गया था लोकली, कि आप जो है करें काम और इसमें आगे आएँ। इन दिस बैकग्राउंड अ 3 tier पंचायती राज सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नमेंट वॉज रिकमेंडेड फॉर द रूरल एरियाज, ठीक है, ये काम हुआ। और 73rd और 74th अमेंडमेंट, अमेंडमेंट का मतलब होता है चेंज, ये जो अमेंडमेंट हुआ, अमेंडमेंट, ये जो अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में, इसने राज्यों को बाधित कर दिया ये काम करने के लिए, बाइंडिंग फोर्स की तरह काम किया, मजबूर कर दिया कि आपको, आप चाहें ना चाहें ये काम आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये काम कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में सभी ने रेकमेंड किया है और पावर और रिसोर्सेज का डिसेंट्रलाइजेशन ज़रूरी है। तभी जाके ग्रास रूट लेवल पे, ग्रास रूट का मतलब है बिल्कुल जड़ों के लेवल पे, तभी जाके डेवलपमेंट आ पाएगा, पावर आ पाएगी लोगों के हाथ में, और तभी वो अपने काम अच्छे तरीके से कर पाएंगे, ठीक है। नहीं तो गांव, कई सारे गांव हैं जहाँ पे जो है डेवलपमेंट बिल्कुल भी आज भी नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है काम स्टार्ट हुआ। तो सबसे पहले गुजरात महाराष्ट्र सिस्टम को अडॉप्ट किया, बट इन मैनी स्टेट्स दोज लोकल बॉडीज डिड नॉट हैव इनफ पावर्स एंड फंक्शंस टू लुक आफ्टर द लोकल डेवलपमेंट। कुछ स्टेट्स में, यानी ज़्यादातर उस समय ऐसे स्टेट थे जिन्होंने इनफ पावर नहीं दी थी लोकल बॉडीज़ को, ठीक है ना। दे वर वेरी मच डिपेंडेंट ऑन द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर उनको डिपेंड होना पड़ता था पैसों के लिए, उनको पैसे वैसे दिए नहीं जाते थे। कुछ स्टेट्स ने तो ज़्यादा ज़रूरी इसको समझा ही नहीं और उन्होंने लोकल बॉडीज़ को इस्टेब्लिश किया ही नहीं, ना कोई ग्राम सभा होगी, ना कोई पंचायत होगी, ना कोई उसका जो है सरपंच होगा, ना कोई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होगी, ठीक है, और ना कोई टाउन के लेवल पे कोई म्यूनसिपैलिटी होगी, कुछ नहीं होगा। तो कुछ स्टेट्स ने तो इसमें कुछ काम किया ही नहीं इसके बारे में। इन मैनी इंस्टांस लोकल बॉडीज वर डिसॉल्व्ड एंड लोकल गवर्नमेंट वॉज हैंडेड ओवर टू द गवर्नमेंट ऑफिसर्स। जो सरकारी अधिकारी होते थे वही लोकल गवर्नमेंट का काम देखते थे, लोकल बॉडीज़ को ख़त्म कर दिया गया कुछ स्टेट्स में से। इस तरह का काम हुआ। ऐसा क्यों हुआ बता सकते हो आप लोग? ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में मेंशन किया हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में, कहीं भी कोई ऐसा रूल नहीं था कि स्टेट्स को ये करना ही करना है, इसलिए स्टेट्स ने किया, नहीं किया कोई इसमें पूछने वाला है ही नहीं। 73rd और 74th अमेंडमेंट यानी चेंज, यानी बदलाव संविधान में जब हुआ तब जाके ये बाइंडिंग हुआ और उसके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। After 1987, a thorough review of the functioning of the local government institution was initiated. In 1989, पीके थुंगोन, पीके थुंगोन के अंडर में, पीके थुंगोन के अंडर में कमेटी बनाई गई और कमेटी ने क्या रिकमेंडेशन दिया लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ के बारे में? A constitutional amendment to provide for periodic elections to local government institution and enlistment of appropriate functions to them along with funds was recommended. यानी कि क्या कहा गया कि इनके अप्रोप्रिएट फंक्शंस की लिस्ट बनाओ कि ये लोग क्या काम करेंगी लोकल बॉडीज़। इनके इलेक्शंस पीरियोडिक लेवल पे, यानी कि हर 5 साल में, 3 साल में, जैसे भी हो, इनके इलेक्शंस रेगुलर बेसिस पे होने चाहिए और इनको प्रॉपर फंड्स मिलने चाहिए। ये रिकमेंडेशन दिया पीके थुंगोन कमेटी ने। उसके बाद जाके कुछ चीज़ें बदलनी शुरू हुई। अब आते हैं असली खेल पे। ये सब कब हुआ? 1989 में, 1989 में। और 73rd और 74th अमेंडमेंट जो हैं ये भी तभी इंट्रोड्यूस हुए 1989 में, 1989 के अंदर।
ठीक है। तो इन 1989 सेंट्रल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, दो बड़े बदलाव संविधान में लेके आई केंद्र सरकार। These amendments aimed at strengthening local governments and ensuring an element of uniformity in their structure and functioning across the country. पूरे देश में लोकल गवर्नमेंट्स का स्ट्रक्चर बिल्कुल एक जैसा हो, उसकी फंक्शनिंग एक जैसी हो, वो हर राज्य में एक जैसी दिखे, वो कॉमन हो जाए, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की तरह फिक्स हो जाए। ऐसे अमेंडमेंट्स 73वां और 74वां अमेंडमेंट भारत के संविधान में लाया गया 1989 में। लेटर ये जो चीज़ है ये 1992 में पास की गई, यानी 1992 में ये दोनों अमेंडमेंट्स पास हो गए और एनफोर्स हो गए, यानी कि लागू हो गए। द 73rd अमेंडमेंट इज अबाउट रूरल लोकल गवर्नमेंट। रूरल के बारे में मैंने बताया था कि रूरल के बारे में है 73rd अमेंडमेंट और अर्बन के बारे में है कौन सा, 74th अमेंडमेंट। ठीक है, अब इनको देख लेते हैं एक एक करके। रूरल लोकल गवर्नमेंट को हम पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस भी बोलते हैं। ये रूरल लोकल गवर्नमेंट को हम क्या बोलते हैं, रूरल लोकल गवर्नमेंट को हम बोलते हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। ठीक है ना, ये हो गया है ना। और अर्बन लोकल गवर्नमेंट जो होती है, अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स को हम बोलते हैं नगर पालिकाज। तो ये जो है ये 1993 में लागू हो गए थे। 1992 में इनको सदन में पास कराया गया और 1993 में ये फोर्स में आ गए, एनफोर्स कर दिए गए। स्टेट्स को, सभी राज्यों को 1 साल का टाइम मिला था इसको अपने लागू करने के लिए अपने राज्य के अंदर। ठीक है ना। अब स्टेट्स जो हैं अपने अपने नियम बनाने के लिए आज़ाद नहीं थे, उनको एक ही तरह का स्ट्रक्चर फॉलो करना था जो कि संविधान में ला दिया गया था। ठीक है ना, ये है। अब आते हैं 73rd अमेंडमेंट क्या था। इसमें थ्री टायर स्ट्रक्चर दिया था। 3 टायर स्ट्रक्चर में क्या दिया था, 3 लेवल्स पे ये जो है फंक्शनिंग होगी रूरल लोकल गवर्नमेंट की। तो कौन से थे वो 3 लेवल्स या 3 टायर सिस्टम। तो 3 लेवल्स पे क्या बोला इन्होंने, सबसे बेस पे, यानी कि इसका अगर मैं एक ट्रायंगल बनाऊं तो इस तरह का ट्रायंगल बना देता हूं और ट्रायंगल के बेस पे क्या रहेगा, ग्राम पंचायत। ठीक है ना, ये है ग्राम पंचायत। ठीक है। इंटरमीडिएट जो लेवल है, यानी बीच का जो इसका खंड है, उसमें क्या होगा, ब्लॉक होगा या तालुका होगा, ब्लॉक या तालुका। और सबसे ऊपर का जो पार्ट है, यानी कि थोड़ा और बड़े पे चले जाएं, जिला पंचायत। ये किस चीज़ के लिए है, रूरल के लिए, यानी ऐसे इलाके जहाँ पर हम कह सकते हैं थोड़े से वो डेवलपमेंट में पीछे है, जहाँ पर खेती बाड़ी का काम ज़्यादा है, उसको हम फिलहाल के लिए रूरल कह सकते हैं। वैसे रूरल की डेफिनेशन आगे इस चैप्टर में दी हुई है कि रूरल क्या है और अर्बन क्या है। तो रूरल एरिया में, यानी जो हमारा देहात का जो एरिया है, उसमें ये 3 लेवल्स की लोकल गवर्नमेंट होगी, ऐसा 73rd अमेंडमेंट में कहा गया। जिसमें कि ग्रास रूट लेवल पे, यानी बेस के लेवल पे कौन सी है, ग्राम पंचायत है। बीच के लेवल पे, इंटरमीडिएट लेवल पे जो है वो क्या, ब्लॉक या तालुका। और सबसे ऊपर यानी थोड़े बड़े एरिए को जिला पंचायत बोला गया। ठीक है। यानी कि पूरे जिले के जो रूरल एरिया है उसके लिए एक पंचायत जिले के अंदर बना दी गई, जिला पंचायत। अलग अलग ब्लॉक्स हैं जिनमें एक ब्लॉक में कई सारे गांव आते हैं, उसको हमने एक ब्लॉक बोला या तालुका बोला। तो वो उसके लिए एक पर्टिकुलर पंचायत बनेगी, जिसे तालुका पंचायत या मंडल पंचायत बोला या ब्लॉक पंचायत बोला। और सबसे नीचे यानी कि गांव के लेवल पे ग्राम पंचायत होगी। ठीक है, ये हो गया। अब देखो
द अमेंडमेंट ऑल्सो मेड प्रोविजन फॉर द मैंडेटरी ग्राम सभा बनाने के लिए भी अमेंडमेंट में मेंशन किया गया था कि ये बनेगा ही बनेगा, और इसमें एडल्ट मेंबर जो कि वोटर की तरह रजिस्टर्ड हैं ग्राम पंचायत के एरिया में आते हैं, जो 18 प्लस लोग हैं जो वोटिंग करते हैं 18 प्लस की एज के, वो सभी ग्राम सभा में क्या होंगे, मेंबर होंगे। ठीक है ना। स्टेट स्टेट जो है वो रूल्स कह रहा हूँ, स्टेट सब्जेक्ट्स जो होंगे, स्टेट सब्जेक्ट का मतलब होता है, ऐसा है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट लिस्ट होती है और सेंटर लिस्ट होती है और एक कंकरेंट लिस्ट होती है, यानी कि कौन से काम ऐसे हैं कि जो स्टेट करेगा, कौन से काम ऐसे हैं जो सेंटर करेगा, कौन से काम ऐसे हैं जो स्टेट और सेंटर दोनों करेंगे, कॉन्करेंट लिस्ट में सब्जेक्ट्स हैं। इसी तरह से इस लॉ ने क्या किया, ये जो 73rd अमेंडमेंट आया संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में, इसमें क्या बोला कि स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट हैं उनमें से कुछ सब्जेक्ट्स जो भी स्टेट डिसाइड करेगा वो इनके पास आएंगे, लोकल बॉडीज़ के पास आएंगे। ठीक है ना। अब वो आगे इसमें पता लगेगा कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। इलेक्शंस जो हैं इनके पीरियोडिकली होंगे। ऑल द 3 लेवल ऑफ पंचायती राज सिस्टम विल बी इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल। डायरेक्टली लोग चुनेंगे अपने जो लीडर होंगे हमारे लोकल गवर्नमेंट के, जो भी इलेक्टेड मेंबर, चेयरमैन होगा या सरपंच होगा, है ना, जो हेड होगा लोकल बॉडीज़ के, वो सब लोगों के द्वारा चुने हुए लोग होंगे और वही इन पदों पर काम करेंगे। द टर्म जो है 5 साल का रहेगा, यानी कि 5 साल के लिए एक जो है पद के लिए आदमी चुना जाएगा, वो काम करेगा 5 साल तक, फिर दोबारा चुनाव होंगे। अगर किसी जो है वजह से पंचायत को डिसॉल्व करना पड़ता है तो 6 महीने के भीतर नए चुनाव करा के चुना जाएगा बंदे को, विद इन द 6 months। This is an important provision that ensures the existence of elected. Before the 73rd Amendment, many states there used to be indirect elections। ठीक है, यानी कि 73rd अमेंडमेंट से पहले, बिफोर 73rd अमेंडमेंट, इनडायरेक्ट इलेक्शंस भी थे। इनडायरेक्ट का मतलब क्या हुआ, जो तुम्हारे चुने हुए लोग हैं, जो तुम्हारे एमएलए वगैरह हैं, एमएलसी हैं, वो अपने बंदे नॉमिनेट कर देते होंगे, और या फिर वही जो है चुनाव में वोटिंग करके अपने बंदों को वहाँ पे फिक्स कर देते होंगे। इस तरह की धांधलेबाजियाँ भी थी। तो भैया अब इसमें क्या है कि लोग, पब्लिक सीधा चुनेगी जाके और चुन के अपने बंदों को वहाँ बिठाएगी और उनसे काम लेगी, जो भी काम करने हैं, जो भी वहाँ ज़रूरत है, उन कामों को अंजाम देंगे वो लोग, और जो है इस तरह से सुचारू रूप से वहाँ का प्रबंधन चलता रहेगा। ठीक है, ये है। रिजर्वेशन इसमें रहेगा, क्या रिजर्वेशन रहेगा भाई, रिजर्वेशन ये रहेगा कि जितनी सीटें हैं उसकी 1/3, 1/3 पोजीशंस जो हैं वो किसके पास होंगी, 1/3 वुमेन के पास होंगी। 1/3 पोजीशन जो है वो वुमेन के पास होंगी। सभी तीनों लेवल्स पे, यानी ग्राम पंचायत, ब्लॉक या तालुका पंचायत और ज़िला पंचायत, तीनों रूरल लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ के लेवल पे, तीनों लेवल्स पे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए भी रिजर्वेशन प्रोवाइड होगा। अगर स्टेट को सही लगता है तो ओबीसी को भी दे सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। It is important to note that these restrictions apply not merely to ordinary members in the panchayat but also the position of chairperson, अध्यक्ष। चेयरपर्सन और अध्यक्ष जो होंगे ना पंचायत के, खाली मेंबरों के लिए नहीं, जो चेयरपर्सन और अध्यक्ष चुना जाएगा पंचायत का, उसके लिए भी ये रिजर्वेशन लागू है। जनरल, खाली जनरल कैटेगरी में ही सीट्स महिलाओं के लिए रिजर्व नहीं है। एससी और एसटी और ओबीसी सब में, सब कैटेगरीज में महिलाओं के लिए 1/3 सीट रिजर्व है। यानी कि एक महिला जो है वो एससी एसटी भी हो के तौर पे भी आ सकती है और महिला होने के नाते भी वो आ सकती है। कहने का मतलब है, दिस मीन्स अ सीट में भी रिजर्व साइमल्टेनियसली फॉर अ वुमन कैंडिडेट एंड वन बिलोंगिंग टू एससी एसटी। ठीक है, यानी वुमेन के लिए जो सीट रिजर्व्ड है वो एससी एसटी के लिए भी होगी। एससी एसटी की सीट्स में भी वुमेन के लिए रिजर्वेशन रहेगा, जनरल की सीट में भी रहेगा, और ओबीसी वगैरह की सीट में भी वुमेन के लिए अलग से रिजर्वेशन रहेगा। दस सरपंच वुड हैव टू बी ए दलित वुमेन और आदिवासी वुमेन। ठीक है ना, इस तरह से दलित और आदिवासी वुमेन जो है वो भी सरपंच के तौर पे, अध्यक्ष के तौर पे देखी जाएंगी। अब देखो
सब्जेक्ट्स को जो मैंने बताया कि ये काम क्या करेंगे, सब्जेक्ट्स का मतलब है यहाँ पे फंक्शंस क्या रहेंगे लोकल बॉडीज के, ठीक है। 29 सब्जेक्ट्स विच वर अर्लियर इन स्टेट लिस्ट आर आइडेंटिफाइड एज एंड लिस्टेड इन द 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के 11वें शेड्यूल में 29 चीज़ें लिखी हुई हैं, 1 से लेके 29 तक चीज़ें लिखी हुई हैं जो कि स्टेट लिस्ट में है, यानी कि स्टेट के करने के काम है वो। उनमें उनमें से स्टेट्स जो हैं वो अपनी मर्जी से चाहे सारे लोकल बॉडीज़ को दे दे या कुछ दे दे या आधे दे दे, वो स्टेट के ऊपर छोड़ा गया है। यानी कि द एक्चुअल ट्रांसफ़र डिपेंड्स ऑन स्टेट लेजिस्लेशन, स्टेट के ऊपर डिपेंड है कि स्टेट क्या करता है। ईच स्टेट डिसाइड्स हाउ मेनी ऑफ दीज 29, इन 29 में से कितने जाएंगे लोकल बॉडीज़ के पास फंक्शंस यानी या सब्जेक्ट्स, वो स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 243 जी इसकी बात करता है, पावर्स अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत, द लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट में बाय लॉ एंडाउ द पंचायत विद सच पावर्स अथॉरिटी विद रिस्पेक्ट टू द 11th शेड्यूल। यानी कि क्या फंक्शंस जाएंगे, क्या पावर्स होंगी पंचायत की, वो 243 जी में लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। अब ये लिस्ट में जो 11th शेड्यूल में मेंशन्ड है उनमें से कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, माइनर इरिगेशन हो गया, वाटर मैनेजमेंट, वाटर शेड डेवलपमेंट, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इंक्लूडिंग फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, रूरल हाउसिंग, ड्रिंकिंग वाटर, रोड, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, एजुकेशन, टेक्निकल ट्रेनिंग, वोकेशनल एजुकेशन, एडल्ट एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन, लाइब्रेरी, कल्चरल एक्टिविटी, मार्केट्स, है ना, हेल्थ एंड सैनिटेशन इंक्लूडिंग हॉस्पिटल, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, डिस्पेंसरी, फैमिली वेलफेयर, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, सोशल वेलफेयर, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, वेलफेयर ऑफ द वीकर सेक्शन एंड इन पर्टिकुलर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, वो सब चीज़ें जो हैं इसमें लिखी है। इनमें से कितने टॉपिक, कितने फंक्शंस, कितने सब्जेक्ट्स जो है वो लोकल बॉडीज़ के हाथ में स्टेट गवर्नमेंट देगी, वो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अलग अलग स्टेट में अलग अलग हो सकता है, बट हाँ इनमें से काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स ज़रूर जाएंगे और गए हुए हैं ऑलरेडी, कई सारे लोकल बॉडीज़ के हाथ में फंक्शंस होते हैं, ठीक है। ठीक है। द प्रोविजंस ऑफ 73rd अमेंडमेंट वर नॉट मेड एप्लीकेबल टू द एरियाज इनहेबिटेड बाय आदिवासीज। ठीक है, आदिवासी वाले एरियाज के अंदर ये चीज़ें डायरेक्टली अप्लाई नहीं करी गई क्योंकि उनके अपना एक कल्चर होता है, उनका अपने ट्रेडिशंस होते हैं, वो फॉरेस्ट को कंजर्व करके रखते हैं और कई सारे अपने ट्रेडिशंस को कंजर्व करके रखते हैं और उसी के बीच में वो लोग रहते हैं, इसलिए वहाँ लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ बनी, लेकिन वो बिना आदिवासी कम्युनिटीज़ के परमिशंस के बिना डायरेक्टली वहाँ पे कुछ भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती, वहाँ पे कुछ भी जो है वो चेंज नहीं कर सकती हैं। तो न्यू एक्ट जो है वो इनके राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। देयरफॉर न्यू एक्ट प्रोटेक्ट द राइट ऑफ दीज कम्युनिटीज टू मैनेज देयर रिसोर्सेज इन द वे एक्सेप्टेबल टू देम, जो उनको एक्सेप्टेबल है, जिसको वो स्वीकार करें, उस तरीके से वहाँ के रिसोर्सेज मैनेज होंगे। फॉर दिस पर्पस more powers are given to the gram sabhas of these areas and elected village panchayat to have to get the consent of the gram sabha in many respects। तो यानी यहाँ की जो ग्राम पंचायत है उनको ज़्यादा पावर दी गई है ना, और ग्राम सभा की परमिशन के बिना कोई भी काम यहाँ पे नहीं होगा। जो भी इलेक्टेड विलेज पंचायत होगी उसको ग्राम सभा, यानी कि जो मैंने बताया था 18 साल से ऊपर के लोग हैं, उनकी कंसेंट लेनी पड़ेगी। द आइडिया बिहाइंड दिस एक्ट इज़ द लोकल ट्रेडिशन, ठीक है ना। तो लोकल ट्रेडिशंस जो हैं वो कंजर्व करके रखने पड़ेंगे आदिवासियों के साथ में, जैसा वो लोग करते आ रहे हैं उनके ट्रेडिशंस को हमें कंजर्व करना पड़ेगा, तभी जाके लोकल डेवलपमेंट जो है पॉसिबल है, उनकी मर्जी से ही पॉसिबल है, उनके अगेंस्ट जाके काम नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, ये चीज़ है। ठीक है, इसके अंदर जो है आगे बढ़ते हैं। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स, इसमें जो है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट किया गया है। द स्टेट गवर्नमेंट इज़ रिक्वायर्ड टू अपॉइंट स्टेट इलेक्शन कमिश्नर फॉर कंडक्टिंग द इलेक्शंस, ठीक है। तो जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होंगे वो इनके इलेक्शंस कराएंगे।
और इनके इलेक्शंस कराने के लिए वो इंडिपेंडेंट होंगे, यानी कि जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे SEC, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को भी आंसरेबल नहीं होंगे, वो ऑटोनॉमस होंगे, उनकी पावर्स फुल होंगी इस मामले में कि वो लोकल बॉडीज़ के चुनाव लोकल बॉडी इलेक्शंस करा सकें। सभी स्टेट्स को अपना स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो है अपॉइंट करना होगा। नाउ द ऑफिस ऑफ स्टेट इलेक्शन कमिश्नर इज ऑटोनॉमस like election commissioner of India. However, the state election commissioner is an independent officer and is not linked to nor is this officer under the control of election commission of India। यानी ECI से भी ये कंट्रोल में नहीं होगा, ये इंडिपेंडेंट ऑफिसर होगा जो कि जो है स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। स्टेट फाइनेंस कमीशन जो होगा, ठीक है ना, राज्य का वित्त आयोग, वो इसको पोषित करेगा। जो वो किसको पोषित करेगा, वो किसको फंड्स देगा, वो स्टेट गवर्नमेंट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू अपॉइंट अ स्टेट फाइनेंस कमीशन। हर 5 साल में एक बार कमीशन बनेगा और एक कमीशन जो है फाइनेंशियल पोजीशंस को एग्जामिन करेगा, को चेक करेगा, लोकल गवर्नमेंट के पास पैसा है सफिशिएंट कि नहीं अपने काम करने के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए। इट वुड ऑल्सो रिव्यू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू, यानी कि कितना पैसा किसके पास है, स्टेट के और लोकल गवर्नमेंट के बीच में फंडिंग का जो डिफरेंस है वो कितना है, और रूरल और अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स में भी फंडिंग का डिफरेंस कितना है। ठीक है, कौन किसको कितना फंड दे रहा है, यानी स्टेट गवर्नमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट रूरल को कितना दे रही है और खुद कितना रख रही है, और अर्बन को कितना दे रही है और खुद कितना रख रही है। इसका जांच, कहने का मतलब इसको जो ऑब्जर्व करेगा, एग्जामिन करेगा, वो कौन होगा, राज्य का वित्त आयोग, स्टेट फाइनेंस कमीशन विल ऑब्जर्व दिस। ठीक है बेटा, ये चीज़ हो गई। ठीक है, अब आते हैं 74वें अमेंडमेंट पे, यानी 74th अमेंडमेंट पे। 74th अमेंडमेंट में भी कुछ इसी तरह की बात है, लेकिन ये सारी की सारी जो बात अभी रूरल के लिए हुई है, अब ये अर्बन लोकल बॉडीज़ के लिए होगी। इनको हम नगर पालिका भी बोलते हैं। ठीक है, अर्बन एरिया क्या होता है, इसके तीन चार क्राइटेरिया इस चैप्टर के अंदर बताए गए हैं। जैसे हम मानते हैं मुंबई को, कोलकाता को, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, ये सब अर्बन एरिया है ना। तो इनका क्या क्राइटेरिया है, 2011 के बाद से इंडिया में जनगणना यानी सेंसस नहीं हुआ है, तो पॉपुलेशन का जो मानक है, जो अभी स्टैंडर्ड है, वो 2011 का ही चल रहा है। ठीक है, तो सेंसस ऑफ इंडिया यानी जो इंडिया का जो पॉपुलेशन काउंटिंग है, यानी कि जो जनगणना है, उसके हिसाब से उस एरिया की मिनिमम पॉपुलेशन 5000 होनी चाहिए, 5000 पॉपुलेशन होनी चाहिए कम से कम। ठीक है, और 75% ऑफ वर्किंग मेल्स, 75% ऑफ मेल्स शुड डू नॉन एग्रीकल्चरल वर्क। नॉन एग्रीकल्चर यानी खेती से अलग कुछ काम करते हों, ये बात हमें माननी पड़ेगी। ये पहली कंडीशन है, ये दूसरी है, और तीसरी कंडीशन क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी कि 1 किलोमीटर बाई 1 किलोमीटर का जो स्क्वायर जो हिस्सा है, उसमें कम से कम 400 लोग रहते हो, 400 पीपल कम से कम। कितने बड़े एरिया में, 1 किलोमीटर बाई 1 किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर स्क्वायर में कम से कम 400 लोग रहते हों, तब जाके ऐसी जगह को हम कहेंगे कि ये अर्बन जगह है। अगर ये ऐसी बात नहीं है तो इसको रूरल एरिया में काउंट किया जाएगा। इंडिया के 2011 के सेंसस के हिसाब से 31% इंडिया की आबादी अर्बन एरिया में रहती है, और बाकी 69% कहाँ रहती है, रूरल एरिया में, रूरल एरियाज में रहती है। ठीक है, ये हो गया। बाकी सब चीज़ें एकदम सेम है, सब कुछ सेम है। अब देखो इसमें बताया गया इम्प्लीमेंटेशन क्या है इनका, 73rd और 74th का, कितनी स्टेट्स ने इम्प्लीमेंट कराया है कि नहीं कराया है। ऑल स्टेट्स हैव नाउ पास्ड अ लेजिस्लेशन टू इम्प्लीमेंट दी प्रोविजंस ऑफ 73rd एंड 74th अमेंडमेंट्स। 73वां और 74वां संविधान संशोधन जो है वो सभी राज्यों ने
अपने यहाँ लागू कर दिया है और सब यहाँ लोकल गवर्नमेंट बन गई है, इलेक्शंस हो रहे हैं लगातार और काम जो है वो चल रहा है। कई स्टेट्स में 2 3 4 राउंड्स भी इलेक्शन के हो चुके हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। आज की डेट में 500 जिला पंचायत हैं इंडिया में कम से कम, अभी तो ज़्यादा हो गई होंगी। 6000 ब्लॉक हैं या इंटरमीडिएट पंचायत हैं और 2.5 लाख ग्राम पंचायत हैं। ये रूरल गवर्नमेंट हो गई। अब आते हैं अर्बन में। 100 सिटी कॉरपोरेशंस हैं, जैसे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली, बृहन मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बीएमसी, दिल्ली में एमसीडी है ना। इसी तरह किसी और शहर में जैसे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ हम कह सकते हैं, मान लीजिए कि फरीदाबाद, या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ गुड़गांवा। इस तरीके से हम लोग जो है वो ये बड़े शहरों में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होती हैं। उसके बाद जो छोटे शहर होते हैं उनके लिए म्यूनसिपैलिटीज़ होती हैं, और जो अर्बन एरियाज़ में उससे भी छोटे होते हैं उसमें नगर पंचायत होती हैं। तो जैसे रूरल के अंदर क्या क्या हुआ, सबसे ऊपर ज़िला पंचायत, उसके बाद इंटरमीडिएट या तालुका पंचायत, उसके बाद ग्राम पंचायत। अर्बन एरिया के अंदर क्या होगा, सबसे पहले कॉरपोरेशन, फिर म्यूनसिपैलिटी, फिर नगर पंचायत। तो करीब 100 कॉरपोरेशन हैं इंडिया में, 1400 म्यूनसिपैलिटीज़ हैं और 2000 नगर पंचायत हैं, जिसमें कि 32 लाख डायरेक्टली इलेक्टेड लोग काम कर रहे हैं, यानी 32 लाख चुने हुए लोग काम कर रहे हैं, जो कि मेंबर्स हैं और बाकी अध्यक्ष वगैरह हैं, जैसे मेयर हो गया, है ना। जो बड़े शहर हैं उनमें मेयर होता है, उसके बाद में अध्यक्ष होते हैं, चेयरपर्सन, चेयरमैन वगैरह होते हैं। ठीक है। जैसा कि रिजर्वेशन का नियम था कि 1/3 जो है वो वुमेन के सीट्स होंगी इसमें, तो क्या हुआ, 32 लाख में से 10 लाख जो है वो वुमन है, 10 लाख वुमन है। इन द स्टेट असेंबलीज एंड पार्लियामेंट पुट टुगेदर वी हैव लेस देन 5000 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। पूरे इंडिया में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट यानी पार्लियामेंट की बात करें और स्टेट की असेंबलीज को की बात करें तो 5000 लोग भी नहीं हैं पूरे इंडिया में चुने हुए लोग, लेकिन यहाँ पर 32 लाख लोग हैं। द नंबर ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैव इंक्रीज सिग्निफिकेंटली। The 73rd and 74th amendment have created uniformity in the structure of पंचायती राज एंड नगर पालिका। यानी पंचायती राज और नगर पालिका में एक स्ट्रक्चर में हर स्टेट के अंदर, हर राज्य में यूनिफॉर्मिटी आ गई है 73वें और 74वें संविधान संशोधन से। ठीक है ना। द प्रेजेंस ऑफ दिस लोकल गवर्नमेंट सिग्निफिकेंट अचीवमेंट एंड वुड क्रिएट एटमॉस्फेयर द प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन, ये सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं। ठीक है। तो अभी इन्होंने बताया कि 200 वुमेन अध्यक्ष हैं जो जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, 2000 वुमेन हैं जो प्रेसिडेंट हैं ब्लॉक की या तालुका पंचायत की, और 80,000 वुमेन सरपंच हैं ग्राम पंचायत के अंदर। ठीक है। इसी तरह से 30 वुमेन हैं जो कि कॉरपोरेशन की मेयर्स हैं, 500 वुमेन हैं जो अध्यक्ष हैं टाउन म्यूनसिपैलिटीज़ की, और 650 नगर पंचायत जो है वो वुमेन्स के द्वारा हेड की जा रही है, वो उनकी हेड जो है वुमेन है। ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। रिजर्वेशन जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए भी जो है वो मैंडेटरी है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है। मोस्ट स्टेट्स हैव आल्सो मेड प्रोविजन टू रिजर्व द सीट्स फॉर बैकवर्ड कास्ट, यानी बैकवर्ड कास्ट के लिए भी सीट का रिजर्वेशन स्टेट्स ने करा हुआ है, कई सारे स्टेट्स ने। 16.2% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन शेड्यूल कास्ट है और 8.2% शेड्यूल ट्राइब है। तो अबाउट 6.5 लाख इलेक्टेड मेंबर्स अर्बन और लोकल बॉडी में वो इन दोनों कम्युनिटीज़ से आते हैं। मान लीजिए 32 लाख टोटल हैं, तो उसमें से 6.5 लाख जो है वो एससी और एसटी कम्युनिटीज़ से चुन के आते हैं। ये भी है। ठीक है ना। ठीक है। तो ये इस चैप्टर का बेसिकली सार है ना। अब क्या है कि जैसे इसमें इस पैराग्राफ में बताया गया है कि भाई लोकली क्या होता है कि जो पावरफुल लोग हैं, जब उनके हाथ से पावर छिनती है, इलेक्शन होता है, मान लीजिए कोई वुमेन चुन के आ गई, या कोई शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का आदमी चुन के आ गया, या कोई ऐसा आदमी चुन के आ गया जो अभी ज़्यादा पावरफुल नहीं था, तो जो पावर में लोग थे वो उसको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं और टेंशन और स्ट्रगल का माहौल पैदा होता है। टेंशन एंड स्ट्रगल इज़ नॉट ऑलवेज बैड। whenever there is an attempt to make democracy more meaningful and give power to those who did not enjoy it earlier, there is bound to have some conflict। यानी जब
ऐसे लोगों के हाथ में पावर जाती है जो इससे पहले पावरफुल नहीं थे। तो जो पुराने पावरफुल लोग हैं उनको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम ज़रूर होती है और टेंशन स्ट्रगल होती है, लेकिन इससे प्रजातंत्र मजबूत होता है और ऐसा करना ही चाहिए। ठीक है ना। तो ये एक हमारे पास में इन्होंने एक पर्सपेक्टिव दिया है। ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट असाइंड एज मैनी एज 29 सब्जेक्ट्स टू लोकल गवर्नमेंट। जैसा मैंने बताया 29 फंक्शन कॉन्स्टिट्यूशन ने डिसाइड किए थे। ऑल दीज सब्जेक्ट आर रिलेटेड टू फंक्शंस लिंक टू लोकल वेलफेयर। सभी सब फंक्शंस ऐसे हैं जिनमें लोकल एरिया का डेवलपमेंट या वेलफेयर जो लोगों का लोकल लेवल पे हो रहा है ना। अब देखो इसमें कुछ कुछ चीज़ें जो हैं यहाँ पर ऐसी हैं जो बताई हुई हैं, जैसे कि the experience with the functioning of local government in the past decade has shown that the local government in India limited autonomy, यानी कि उसकी ताकत जो है पावर जो बहुत कम है, यानी लिमिटेड है बहुत। many state have not transferred most of the subjects to local body। ज़्यादातर स्टेट्स ने ये सारे फंक्शंस ट्रांसफ़र नहीं करे हैं, इनमें से कुछ ही फंक्शंस ट्रांसफ़र करे हैं लोकल गवर्नमेंट के लिए, लोकल बॉडीज़ के लिए। देयर फोर द एक्सरसाइज Therefore, the entire exercise of electing so many representatives becomes somewhat symbolic। यानी ऐसा लगता है कि ये सिर्फ नाम के लिए हो रहा है, इसकी कोई ग्राउंड लेवल पे ज़्यादा काम नहीं हो रहा है। Some people criticize the formation of local bodies because this has not changed the way in which people take decisions at the center and state level। ठीक है। यानी कि लोकल गवर्नमेंट्स का बहुत बड़ा रोल नहीं रहा है सेंटर और स्टेट लेवल पे जो फंक्शनिंग है उसके रिस्पेक्ट में। ठीक है। तो इसके लिए लोकल गवर्नमेंट को, लोकल बॉडीज़ को कुछ लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं कि इनसे कोई चेंज नहीं आया है। ठीक है। पीपल एट द लोकल लेवल डू नॉट एन्जॉय मच पावर्स ऑफ चूजिंग वेलफेयर प्रोग्राम और एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। उनके हाथ में ज़्यादा शक्तियाँ है ही नहीं अपने रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए, यूटिलाइज़ करने के लिए, और पावर्स जो है किस वेलफेयर प्रोग्राम को चूज़ करना है, कौन से एरिया पे ज़्यादा फोकस करना है, इन सब चीज़ों के लिए ज़्यादा पावर उनके हाथ में नहीं है। उसके बाद ये बोलीविया का एग्जांपल दिया है जहाँ अच्छा काम हुआ है लोकल गवर्नमेंट के रिस्पेक्ट में, इसको आप पढ़ सकते हो आप चाहो तो, है ना। और लास्ट में जो पैराग्राफ लिखा है कि हाँ भाई उनकी फंडिंग के बारे में लिखा है कि फंडिंग जो है वो बहुत उनकी कम है और खर्चा उनका बहुत ज़्यादा है, 4%। तो दे अकाउंट ऑफ 4% ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर मेड बाय द गवर्नमेंट। यानी जो टोटल एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का, उसका 4% जो है वो लोकल बॉडीज़ को देती है। और उनकी जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो 0.24% है गवर्नमेंट का। यानी गवर्नमेंट के टोटल रेवेन्यू कलेक्शन में 0.24% रेवेन्यू कलेक्शन कंट्रीब्यूशन करती है। यानी कि दे दे अर्न मच लेस देन दे स्पेंड। यानी कि इनका जो अर्निंग है लोकल एरियाज़ की, लोकल बॉडीज़ की अर्निंग इज़ लेस देन एक्सपेंडिचर। इसलिए इनको स्टेट गवर्नमेंट की फंडिंग पे डिपेंड रहना पड़ता है। ये इसका लास्ट सेंटेंस है। तो इस तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि चैप्टर हमारा जो है कंप्लीट हुआ है। इसको आप लोग वीडियो को दोबारा भी देख सकते हो, अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट्स में पूछ भी सकते हो, है ना। तो आज के लिए इतना ही रखूँगा मैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक द चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।